नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बात करते हैं रीट परीक्षा की। तो रीट परीक्षा 2022 के दूसरी पारी की अगर बात कहें तो उसकी परीक्षा अब से कुछ देर बाद ही शुरू होने वाली है। दूसरा दिन और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे तक अभ्यर्थियों को एंट्री दी जाएगी और उसके बाद एंट्री गेट बंद कर दिया जाएगा। 3 बजे से परीक्षा शुरू होनी है। तो आपको बता दें कि रीट महापरीक्षा का दूसरा दिन और दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो आज दूसरी पारी, जिसकी परीक्षा अब से कुछ देर बाद यानी 3 बजे से परीक्षा शुरू होगी और महज 1 से 2 मिनट का वक्त बचा है और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी 2 बजे तक ही जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों में एंटर कर सकते हैं। अगर 2 बजे से पहले वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एंट्री दी जाएगी। अगर 2 बजे के बाद 1 मिनट की भी देरी होती है तो फिर उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। और परीक्षा जो है वो शुरू होगी 3 बजे से, जो शाम के 5:30 तक चलेगी। और आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है। इससे पहले पहली पारी की जो परीक्षा है वो दोपहर 12:30 पर खत्म हुई और उसके बाद दूसरी पारी के लिए परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और इसमें अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि परीक्षा केंद्र पर किस तरीके से भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे। और 2 बजते ही, यानी अब अगर घड़ी की सुइयां देखें तो 2 बजने ही वाले, 1:59 हो चुका है और 2 बजते ही जो परीक्षा केंद्र पर एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। तस्वीरें, जैसा हमने आपको बताया कि अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को आप देखें, राजधानी जयपुर की तस्वीर है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़, डूंगरपुर, बाड़मेर, दौसा, सवाई माधोपुर और राजसमंद की ये तस्वीरें, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और दूसरी पारी के लिए उन्हें एंट्री दी गई। कुछ और जगहों की तस्वीरें हैं जिसमें राजधानी जयपुर की तस्वीर है, अजमेर की तस्वीर, कोटा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, दौसा और श्री गंगानगर की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं उन्हें एंट्री दी गई। जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा की ये तस्वीरें जहां पर परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। और अब देखें तो दूसरी पारी के लिए ये लंबी कतारें और अब 2 बज चुका है और ये पहली पारी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। जब कोटा, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू, दौसा, यहां पे वही जो देरी कारण बना, जो लोग 9 बजे तक नहीं पहुंच पाए उसके बाद उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इस दौरान कई जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भावुक नजर आए, आंखों से आंसू छलक पड़े और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू और दौसा की तस्वीरें। और ये तो पहली पारी की तस्वीरें हैं, लेकिन दूसरी पारी की अगर बात की जाए तो उसका समय भी अब खत्म हो चुका है। प्लीज भाई यार, खुलवा दो यार भाई। आपका एग्जाम है? हाँ, ये अंदर नहीं ले रहे। 1 सेकेंड। 15 मिनट लेट हो गए। एक ट्रक फंस गया है, उसकी वजह से फाटक बंद था, फाटक की वजह से 15 मिनट लेट हो गए। हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहा। देखिए, अब तो अंदर वाले करेंगे जो कुछ करेंगे। हम अंदर वाले करेंगे, लेकिन अंदर वाले ले रहे नहीं है ना सर, हमारी सुन रही नहीं है ना वो। लेट क्यों गए आप? सर 15 मिनट, एक ट्रक फंस गया, ट्रक की वजह से फाटक बंद था वहाँ पे। हमारे को 15 मिनट लग गए सर। पुलिस तो हमको भेज देते हम वहाँ पे 9:30 पहले आ गए थे, 8:30 बजे पहुँच गए थे। दोबारा गेट लगा दिया कि नहीं जाने देंगे आपको अंदर। फिर अब सर बाहर खड़ी हूँ ना, मैं तो इन टाइम के अंदर हो गई थी तो देखिए कोटा की ये तस्वीरें, जहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो देर से पहुंचे। देखिए कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब समय पर नहीं पहुंचे अभ्यर्थी, उसके बाद उन्हें निराश होना पड़ा और लौटना पड़ा। झुंझुनू में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। झुंझुनू से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो अभ्यर्थी पहुंचे थे समय पर, उन्हें तो एंट्री दी गई, लेकिन कुछ लोग जो समय पर नहीं पहुंच पाए। अब अजमेर की तस्वीर देखिए,
अजमेर में भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। ये तस्वीरें अजमेर से सामने आई, जहां पर अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंच पाए और इसकी वजह से उन्हें निराश होना पड़ा। परीक्षार्थी भावुक नजर आए। चलो गो बैक। मैडम तू खोल दे। नो लाल कोट से आया सर। क्या लाल कोट से आया सर? अरे तू तो लंदन से आया, मेरे को पता है। ऐसे होता है क्या कोई? अच्छा जाओ। तो ये ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनकी तैयारियां धरी की धरी रह गईं, क्योंकि तय समय पर नहीं पहुंचे। जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करना भी अनिवार्य है। बाहर कर दिया और फिर दोबारा गेट लगा दिया कि नहीं जाने देंगे आपको अंदर। और चलिए, रीट की खबर तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है भरतपुर से, वो भी आपको बता दें। भरतपुर से ये बड़ी खबर, विजय दास आत्मदाह मामले में बीजेपी द्वारा गठित की गई कमेटी भरतपुर पहुंच गई है। घटनास्थल का दौरा करेगी कमेटी। अरुण सिंह, सतपाल सिंह समेत जो बाकी सदस्य हैं वो पहुंचे हैं भरतपुर, जिसमें सांसद सुमिधानंद सरस्वती, सांसद बृजलाल, सांसद रंजीता कोली, ये ऐसे नाम हैं जो इस कमेटी में हैं। ये सभी वहां पहुंच चुके हैं और कुछ देर में ही घटनास्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर बाबा ने खुद को आग के हवाले किया था। वहां भी ये कमेटी जाएगी। बॉर्डर पर बीजेपी नेताओं ने रिसीव किया उन्हें। तो ये बड़ी खबर, सभी जो सदस्य हैं इस कमेटी के वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। वो घटनास्थल जहां पर बाबा ने खुद को आग के हवाले किया था। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी? बीजेपी ने जो कमेटी बनाई है वो भरतपुर पहुंच गई है। क्षेत्र के जो कुंड है उस कुंड में सभी साधु संतों का अंतिम बीजेपी ने जो टीम पहुंच गई है और घटनास्थल का यहाँ पर जो है जायजा किया जा रहा है, जिसमें प्रभारी हैं अरुण सिंह वो और बाबा बालकनाथ सहित सुमेधानंद सरस्वती हैं, सांसद बृजलाल और सांसद रंजीता कोली मौजूद हैं। और ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर ये निरीक्षण कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ बाबा विजय दास ने आत्मदाह किया था। ये जो झाड़ी पड़ी हुई है ये वही जगह है। और यहाँ पर जो है महामंत्री हैं संगठन के अरुण सिंह, वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। सांसद रंजीता कोली हैं, वो भी मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें आकर के धमकाया था। गांव पसुपा में उनको अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया था बाबा विजय दास का, इसलिए उन्हें बरसाना ले जाया गया। बाबा बालकनाथ भी साथ में है, प्रभारी हैं यहाँ के राजस्थान के अरुण सिंह हैं, सांसद रंजीता कोली हैं। ये घटनास्थल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ग्रामीणों से जो है वो बात कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें साफ तौर पर सीधे आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों से जानकारी ले रहे हैं पूरे मामले की कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसको लेकर के बातचीत की जा रही है। और ग्रामीण यहाँ पर पूरे मामले की जो है इनको जानकारी दे रहे हैं कि क्या पूरा मामला है। और अरुण सिंह जो है वो उनसे पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और लगातार जो पूछताछ है ग्रामीणों से जानकारी है वो जुटाई जा रही है कि किस तरह से आखिर ये जो घटनाक्रम है वो हुआ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं अभिषेक की घटनास्थल पर, जहाँ पर संतों का जो आंदोलन चल रहा था वहाँ पर जो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने जो टीम गठित की है वो पहुंची है और ग्रामीणों से वो जो है जानकारी जुटा रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जानकारी करने के बाद में जो है ये आदि बद्री जो पर्वत है वहाँ पर भी पहुंचेगी और वहाँ भी पूरे मामले की जो है जानकारी जुटाएंगे और उसके बाद में पूरे रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरों के जरिए भी हम देख रहे हैं। अब मीडिया से कुछ बात की है उन्होंने या नहीं दीपक? देखिए अभी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, अभी वो ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं और ग्रामीणों से पूरी जानकारी ले रहे हैं। पूरा प्रयास किया गांव वालों ने, संतों ने, भाई बैठो नीचे बात होंगी। उसके बाद ये कि रट लगती रही भाई इसको नीचे उतारो, उसके बाद बात करें। और जबकि 7 महीने पहले ये आदेश हो चुका था कि भाई ये खनन बंद हो चुका है, लेकिन उसका जो है कंप्लायंस नहीं हुई, यानी कि उसमें जो है बंद मतलब ऐसा आदेश निकल चुका है 7 महीने काम चलता रहा। हाँ, वो मतलब बाकायदा वहाँ से रोक दिया, स्टेटमेंट दे रहा है आदेश में से। उसके बाद में फिर जो है मंत्री का तो लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि ये जो खान है लीगल है। ऐसे स्टेटमेंट वो तो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसका। फिर उसके बाद बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर में भाई बहन की हत्या के मामले में अपडेट है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपी शंकर पटेल नासिक से गिरफ्तार हुआ है। कविता पटेल और उसके भाई रमेश पटेल की हत्या हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बताते जोधपुर से, जहां पर भाई बहन की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी शंकर पटेल, जिसकी गिरफ्तारी नासिक से हुई है। कविता पटेल और उसके भाई रमेश पटेल की हत्या हुई थी जोधपुर में, जिसकी वजह से पूरे जोधपुर में सनसनी फैल गई थी। और उसके बाद पुलिस लगातार एक्शन में है और अभी जो जानकारी मिल रही है, नासिक से गिरफ्तारी हुई है इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी की। जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने नासिक से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शंकर पटेल है। महाराष्ट्र के नासिक से उसकी गिरफ्तारी हुई है। जोधपुर में कविता पटेल और उसके भाई रमेश पटेल की हत्या कर दी गई थी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी, कैसे पहुंची पुलिस मुख्य आरोपी तक? देखिए, वाकई तो सप्ताह भर पहले जिस प्रकार से भाई और बहन की जो एसयू से टक्कर मारकर जो दुर्घटना का रूप देकर हत्या की गई थी, उस मामले में जो मुख्य आरोपी शंकर पटेल को जो है पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया है। पुलिस को जब सूत्रों के हवाले जानकारी मिली कि जो शंकर है वो नासिक में अपना नाम बदल कर रह रहा था, उसको दस्तयाब करने के लिए पुलिस पहुंची और कल देर रात जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसे जोधपुर लेकर आया जाएगा। बताया जा रहा है कि शंकर पटेल और मृतक रमेश पटेल की पत्नी गुड्डी के बीच जो है विवाह उपरांत जो है अनैतिक संबंध थे, जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और इस हत्या के दौरान जो मृतक रमेश पटेल है, उसकी बहन कविता पटेल भी जो मोटरसाइकिल पर सवार थी, उसकी भी जो है मौत हो गई थी। और अब पुलिस जो है उसको लेकर आएगी। उसके बाद जो है पूरा मामला है क्या रहा, उसको लेकर जो है खुलासा करेगी। जी, तो कब तक पुलिस पहुंच जाएगी जोधपुर लेकर उसे? देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक जो है पुलिस उसे लेकर आ सकती है। उसके बाद जो किस प्रकार से जो है ये पूरी साजिश रची गई थी और किस प्रकार से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया, उसको लेकर जो है पुलिस पूरा खुलासा करेगी। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जो मृतक की पत्नी गुड्डी है, उससे जो रमेश की हत्या होने के बाद शंकर ने उसे फोन पर बात की थी और साथ ही जो एक नया मोबाइल उसने खरीदा और नई सिम खरीदी थी, उसके जरिए पुलिस को ये जो है सूचना मिली थी कि वो अभी फिलहाल जो है नासिक में है। और जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और जल्द जो है शाम तक जो है इस मामले का खुलासा पूरी तरह से कर दिया जाएगा। जी, तो कोर्ट में पेशी भी आज ही करेगी पुलिस या इंतजार करेगी? देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर लाने के बाद कल जो है पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद उसका रिमांड जो है पुलिस जो है मांग सकती है और उसके बाद उसकी पूछताछ करके जो भी तथ्य सामने आएंगे वो जो है पुलिस उसको लेकर जो खुलासा करेगी। जी, चलिए ठीक है चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, करोड़ों के नकली नोट के मामले में बीकानेर से बड़ी खबर है। करोड़ों के नकली नोट मामले में मुख्य अभियुक्त नाकाबंदी तोड़कर भागा है। आईजी ओम प्रकाश मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करनाल आईजी से आईजी ओम प्रकाश ने फोन पर बात की है। आईजी ने हुलिया जारी किया है। हरियाणा पुलिस आरोपी का पीछा कर रही है। राज्य में अब तक नकली नोट के खिलाफ बताई जा रही है कि ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। देश की एजेंसियां भी अब पूरी तरीके से सतर्क हैं। आरोपी दीपक लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। आईजी ने हुलिया जारी कर दिया है। हरियाणा पुलिस आरोपी का पीछा कर रही है। तो मुख्य अभियुक्त जो है वो नाकाबंदी तोड़कर फरार हुआ है और अब हरियाणा पुलिस जो है वो उसका पीछा कर रही है। और करनाल आईजी से आईजी ओम प्रकाश ने फोन पर बात भी की है। जो उसका हुलिया है अभियुक्त का, वो भी जारी किया गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये जानकारी है कि हरियाणा पुलिस अभी उस आरोपी का पीछा कर रही है। तो आईजी ओम प्रकाश जो हैं वो मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने करनाल के आईजी से भी फोन पर बात की है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जागरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या जानकारी?
देखिए, जो ये नकली करेंसी का जो मामला है और जो कल से जो बीकानेर पुलिस ने जो एक बड़ी कार्रवाई की है और इसमें 6 लोगों को जो दबोचा गया है, उसमें अब ये बात निकल कर सामने आई है कि उसमें जो मुख्य आरोपी है वो जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हो गया है और उसका जो है वो अब हरियाणा की पुलिस जो है वो पीछा कर रही है। और ऐसी जानकारी मिली है कि वो हरियाणा में एक पुलिस की जो नाकाबंदी है उसे तोड़कर भागा है और इसको लेकर जो बीकानेर रेंज आईजी हैं ओम प्रकाश, उन्होंने जो करनाल के आईजी हैं उन्हें इसकी सूचना दी है और उसके बाद से जो है वो हरियाणा पुलिस इस मुख्य आरोपी के पीछे लगी हुई है। और इस आरोपी के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है पूरी तरह से लग्जरी लाइफ जीने का आदी है और इसके पास जो लग्जरी गाड़ी है और उसी में ये जो है फरार हुआ है। तो फिलहाल जो है वो हरियाणा पुलिस इस आरोपी के पीछे लगी हुई है और इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटपुतली के दौलतपुरा थाना इलाके के आकेड़ा गांव के पास बने तालाब में 5 बच्चे डूब गए। इस हादसे में जो 5 बच्चे डूबे थे उसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीनों बच्चों को गंभीर हालत में जयपुर के कावटिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे जयपुर के 17 नंबर इलाके के रहने वाले थे और रविवार को छुट्टी होने के कारण तालाब में नहाने चले गए। और अब बात चोरू की, जहां गांव ढाणी डीएसपुरा के पास अज्ञात वाहन ने 10 साल के मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ढाणी डीएसपुरा का 10 साल का मासूम अपनी मां के साथ पैदल खेत जा रहा था। तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन चालक वाहन के साथ फरार हो गया। घटना के समय रास्ते से गुजर रहे गांव के व्यक्ति ने गंभीर हालत में बालक को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। ये NH 52 पर एक छोटा बच्चा था, वो अपने खेत जा रहा था, तो कोई अज्ञात वाहन उसकी टक्कर मारी, जिसकी मृत्यु हो गई। अमित कुमार स्नो खेताराम, जाति जाट, निवासी ढाणी डीएसपुरा। अभी पोस्टमार्टम वगैरह करवाए। आगे के लिए ना ही हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, ना कोई अभी केस मुकदमा कर रहे हैं। अभी जाके हम वहाँ पे रास्ता जाम करेंगे। हमें हमारा सोल्यूशन चाहिए। आज 5 केस हो चुके हैं हमारे गांव में। देखिए एक गलती, जिसके बाद क्या हुआ अंजाम। देखिए कैसे एक छात्र साइकिल से कोचिंग आता है, लेकिन कोचिंग जाने से पहले साइकिल में लॉक लगाना भूल जाता है। फिर क्या, चोर को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। मौका पाकर कुछ मिनट के अंदर ही चोर ने साइकिल गायब कर दी। लेकिन यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला कोटा के विज्ञान नगर इलाके का है। यहां एक कोचिंग के सामने एक साइकिल चोरी होती है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि चोर बगैर लॉक लगी साइकिल लेकर फरार हो जाता है। पुलिस के पास शिकायत पहुंची और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि चोर नशे का आदी है और वो आसपास के इलाके में छोटी मोटी चोरी करता रहता है। और अब बात टोंक की, जहां मॉनसून की मेहरबानी से मौसम खुशगवार हो गया। आज रविवार है, लिहाजा लोग पिकनिक स्पॉट फ्रेजर ब्रिज पर पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। टोंक में बनास नदी पर यह ब्रिज बना। तो देखिए मौसम खुशगवार है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है
और बनास नदी पर जो ये पुल बना है यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की पसंद बना हुआ है पिकनिक स्पॉट के तौर पर, और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन मॉनसून की अच्छी बारिश के बाद टोंक के बनास नदी में पानी की आवक जारी है। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उसके बाद में या बनास नदी में पानी आ चुका है। और ये टोंक शहर का फ्रेजर ब्रिज है। यहाँ पर आज संडे होने की वजह से पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। यहाँ आसपास के लड़के भी घूमने के लिए आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। संडे है, बारिश का मौसम है और बनास नदी में पानी भी आ गया है। घूमने आए हैं? जी घूमने आए हैं। किस तरह का यहाँ का माहौल है अभी? यहाँ पर बहुत ही अच्छा वातावरण है और यहाँ पे बढ़िया पिकनिक स्पॉट है इसलिए, और यहाँ पे पास में शिव जी का मंदिर है। बिल्कुल, यहाँ शिव जी का मंदिर भी है और सावन का महीना चल रहा है और बारिश का मौसम है। आज भी जो मौसम है वो अच्छा है और ख़ास करके बनास नदी में जो पानी है वो बारिश के दिनों में जैसे ही आता है यहाँ पिकनिक स्पॉट बन जाता है। और हमारे साथ में कैसा लग रहा है अभी? यहाँ पे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बारिश का मौसम हो रहा है और पुलिया है, पानी हुआ है, बिल्कुल हरा भरा हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, लगातार बारिश हो रही है, बनास नदी में पानी आया है। पानी आने के बाद में यहाँ पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर घूमना है एक बार ज़रूर यहाँ पे मतलब जो पहाड़ियाँ हैं इनके नज़ारों को देख कर मतलब अपनी जो भी फैमिली है उनको सभी को लाए और यहाँ पे जो अभी जो वातावरण हो रहा है उसका आनंद और लुत्फ उठाए। बिल्कुल, कहने का मतलब बारिश का मौसम है, संडे का दिन है और बनास नदी में भी अब पानी आ चुका है। तो घूमने के लिहाज से भी टोंक के जो लोग हैं यहाँ आ सकते हैं। और उसके अलावा जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद में यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी हम अपील करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ लोग आएँ सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि लगातार पिछले सालों से यहाँ हादसे भी हो चुके हैं। जब भी घूमने आएँ सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखें। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। जयपुर में विप्र फाउंडेशन ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए रीट अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की। इसके लिए विप्र फाउंडेशन जयपुर ग्रेटर की ओर से मानसरोवर इलाके के स्वर्ण गार्डन में व्यवस्था की गई। विप्र फाउंडेशन ग्रेटर जिलाध्यक्ष मनोज पांडे के अनुसार 22 जुलाई से 24 जुलाई तक जयपुर में स्थापित सेंटर पर कुल 214 अभ्यर्थी रुके। उन्होंने बताया कि विप्र फाउंडेशन की ओर से राज्य भर में 30 से अधिक रीट अभ्यर्थियों के लिए सेंटर स्थापित किए गए। इन सेंटरों पर 5000 अभ्यर्थी रुके हैं।